लाइव सेशन नंबर 18 में लाइव सेशन नंबर 5 में दोस्तों आज हम लोग यूनिट नंबर 18 ईवीएम का जो कि दोस्तों हमारा एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे बेस्ड है। इसको हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर रखा था पिछले सेशन में ही और उसका ये सेकंड पार्ट है। आइए हम लोग इस पे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज को डिस्कस करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन के साथ। आपके स्क्रीन पर है आपका पहला क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है दोस्तों कि एटलस मैन्युफैक्चरर का केस यहाँ पे आपके सामने दिया हुआ है, राइट। और ये कंपनी है जिसने नए डेब्ट फाइनेंसिंग के लिए अप्लाई किया है। यहाँ पे देखिए लिखा है इन्होंने ही हैज अप्लाइड फॉर एडिशनल डेब्ट फाइनेंसिंग, राइट। तो ये कंपनी है जिसने एडिशनल डेब्ट फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है और इन्होंने दिया है कि बैंक का क्रेडिट एनालिस्ट जो है इनका वेंकिस रेशियो कैलकुलेट कर रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है दैट वी कॉल वेंकिस रेशियो। कंपनी का फाइनेंशियल दे रखा है, आप देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म डेब्ट दे रखा है 60 करोड़ का, ईबीआई डीटीए दे रखा है 15 करोड़ का। तो सवाल ये कर रहा है कि इनका वेंकिस रेशियो क्या इंडिकेट करता है, ठीक है। व्हाट डज द कैलकुलेटेड वेंकिस रेशियो इंडिकेट अबाउट एटलस मैन्युफैक्चरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, वेंकिस रेशियो आपको पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं। तो सबसे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको वेंकिस रेशियो का फॉर्मूला पता है? कोई बता सकता है चैट बॉक्स में कि वेंकिस रेशियो का क्या फॉर्मूला होता है? डू यू नो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वेंकिस रेशियो? तब तक हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है इट शोज दैट कंपनी कैन पे ऑफ इट लॉन्ग टर्म डेब्ट इन 0.25 ईयर इंडिकेटिंग मिनिमल रिस्क। बी कह रहा है कि इट इंडिकेट दैट कंपनी रिक्वायर 4 ईयर ऑफ करंट ईबीआई टीडीए टू रिपे इट लॉन्ग टर्म डेब्ट। सी कह रहा है इट डिमॉन्स्ट्रेट दैट 25% of the company EBITDA is used for debt servicing, which is within the safer limit. और डी कह रहा है Venki's ratio measure the interest coverage capacity, showing the company earn enough to cover its interest expense 4 times over an year. बताइए दोस्तों क्या लगता है, which option do you think is correct? तो वेंकिस रेशियो का पहले आप फॉर्मूला जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग द वेंकिस रेशियो? एंड दिस क्वेश्चन इज द मोस्ट फ्रीक्वेंट। मैंने ऑब्जर्व किया है पिछले 5 सालों में दोस्तों लगभग 2 से 3 बार यह सवाल आया है, किसी न किसी शिफ्ट में जरूर आता है कि वेंकिस रेशियो का फॉर्मूला बता दो। आइए मैं समझाता हूं आपको बेसिक बेसिक भाषा में। देखिए दोस्तों, यदि हम वेंकिस रेशियो की बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द वेंकिस रेशियो, तो इसका फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट, राइट, लॉन्ग टर्म डेप्ट डिवाइडेड बाई ईबीआई डीटीए। समझे, ये होता है हमारा वेंकिस रेशियो, राइट। दिस इज अवर वेंकिस रेशियो। तो देखिए वेंकिस रेशियो अच्छे से समझ लीजिए होता क्या है, क्योंकि आपको केवल फॉर्मूला से काम नहीं बनेगा, ठीक है। दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि ऑडियो वीडियो ओके है तो प्लीज चैट बॉक्स में ओके टाइप कर दें, राइट। और हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं यूनिट नंबर 18 एवीएम का सबसे इंपॉर्टेंट केस स्टडीज। दोस्तों वेंकिस रेशियो का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट अपॉन ईबीआई टीडीए, ठीक है। अब जब आप इस क्वेश्चन पे आप आ जाइए, लेट्स कम बैक टू दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन। यहाँ पे हमने लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना दे रखा है, यहाँ पे लॉन्ग टर्म डेट दे रखा है 60 करोड़ और ईबीआई डीटीए कितना दिया हुआ है 15 करोड़। तो आपका वेंकिस रेशियो क्या हो जाएगा 60 अपॉन 15, यानी कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा ना। तो वेंकिस रेशियो 4 होगा। अच्छा आप ये बताइए कि इसका मतलब क्या है, ये जो 4 आया है वेंकिस रेशियो, व्हाट डज इट मीन? इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? डू यू नो द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेंकिस रेशियो? आइए समझते हैं सिंपल भाषा में। देखिए दोस्तों, क्या इसका मतलब है कि कंपनी 4 महीने में अपना डेब्ट चुका देगी, या इसका मतलब है कि 4 साल लगेंगे पूरा डेब्ट चुकाने में, अगर पूरा ईबीआई टीडीए रिपेमेंट में यूज हो तो? क्या लगता है दोस्तों, ये जो 4 आया है वेंकिस रेशियो, इसका क्या मतलब है? बताइए, क्या इसका मतलब है कि कंपनी 4 महीने में अपना पूरा डेब्ट चुका देगी? विल द कंपनी टेक 4 मंथ टू रिपे डेब्ट? या इसका मतलब है कि 4 साल लगेंगे, इट विल टेक 4 ईयर पूरा डेब्ट चुकाने में, अगर पूरा ईबीआई टीडीए रिपेमेंट। अब समझते हैं ईबीआई टीडीए क्या होता है। ईबीआई टीडीए होता है अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, टैक्सेस एंड एमोर्टाइजेशन। बोलिए 4 महीने लगेगा कि 4 साल लगेगा? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। वेंकिस रेशियो हमारा 4 आया है, व्हाट डज इट मीन? वेदर इट विल टेक 4 मंथ फॉर रिपेमेंट और वेदर इट विल टेक 4 ईयर फॉर रिपेमेंट। जस्ट आप 4 मंथ या 4 ईयर टाइप कर दे चैट बॉक्स में। बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों। इसका मतलब यही है कि कंपनी को अपना पूरा करंट ईबीआई डीटीए यूज करने पड़े तो अपना लॉन्ग टर्म डेब्ट रिपे करने में 4 साल लग जाएंगे। 4 ईयर इज द करेक्ट वन। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं ये बोल रहा हूं कि यदि कंपनी को पूरा करंट ईबीआई टीडीए यूज करना पड़े, मतलब जितना जितना इनको रेवेन्यू हो रहा है, ठीक है ना, वो यूज करना पड़े तो 4 साल लग जाएंगे लॉन्ग टर्म डेब्ट को पूरा करने में। तो इससे हमें एक चीज तो समझ में आती है कि जितना बड़ा यह रेशियो होगा उतना ज्यादा डेप्ट बर्डन है कंपनी पर। ये आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे, बताइए।
वेंक्यूस रेशियो, ठीक है, वेंक्यूस रेशियो जितना ज्यादा होगा तो डेप्ट बर्डन उतना ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों सिंपल सी बात है, ज्यादा समय लगेगा ना उसको पूरा डेप्ट चुकाने में, ठीक है। और ये जो 4 का जो रेशियो है ना दोस्तों, तो ये एक थ्रेशोल्ड माना जाता है। क्या माना जाता है? थ्रेशोल्ड। मतलब बैंक, जहां पे बैंक थोड़ा कॉशियस हो जाती है, जैसे बैंक की रेशियो 4 पूरेगा तो बैंक बिकम मोर कॉशियस, समझे? बैंक कॉशियस हो जाती है, मतलब रिस्क जो है हमारा क्या हो जाता है? मॉडरेट हो जाता है, राइट। रिस्क क्या हो जाता है? मॉडरेट है। तो मतलब रिस्क मॉडरेट है, बैंक को और डिटेल देखनी पड़ेगी बिफोर लैंडिंग। समझ में आया? अब जैसे आपसे एक छोटा सवाल पूछते हैं, अगर मान लीजिए वैंकिस रेशियो 2 है, तो कंपनी कितने साल में अपना डेप्ट रिपे कर पाती है? जरा चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। तो आपके स्क्रीन पर आपको एक चैट बॉक्स दिख रहा होगा। मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए किसी कंपनी का वैंकिस रेशियो जो है वो 2 है, तो बताइए कंपनी को कितना साल लगेगा अपना डेप्ट को रिपे करने में? ठीक है, बताइए क्या होगा? ऑब्वियस ही बात है, यदि वैंकिस रेशियो 2 है तो 2 साल लगेगा। अच्छा, एक और सवाल है, मान लीजिए कि वैंकिस रेशियो जो है 6 हो गया। वैंकिस रेशियो कितना हो गया? 6 हो गया। तो क्या लगता है रिस्क यहां पे कम है, रिस्क कम है कि ज्यादा है? यार चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। यदि वैंकिस रेशियो को हम 6 कर दिए, वेदर रिस्क इज लेस और रिस्क इज मोर? प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स। बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए बताइए, वेंचर रेशियो को हम यहाँ पे 6 बोल रहे हैं, तो क्या रिस्क कम है या रिस्क ज्यादा है? देखिए ये सब मैं इसलिए पूछ रहा हूं ना, क्योंकि आपको वेंकिस रेशियो का समझ में आना चाहिए। केवल फॉर्मूला रट के चले गए, कुछ समझे नहीं तो कोई मतलब ही नहीं है। समझिए रेशियो क्या बता रहा है दोस्तों। वेंकिस रेशियो 6 है तो मतलब कि रिस्क आपका ज्यादा है। मैंने अभी अभी आपको बताया है कि थ्रेशोल्ड कितना माना जाता है? थ्रेशोल्ड माना जाता है 4, समझे? तो 4 के ऊपर जैसे ही वेंकिस रेशियो गया या 4 गया, तो फिर बैंक वहां पे कॉशियस हो जाती है, क्योंकि रिस्क बढ़ने वाला है। क्यों रिस्क बढ़ने वाला है? क्योंकि बैंक जो है ज्यादा डेप्ट बर्डन ले चुकी है। समझे बात को? अब आइए क्वेश्चन में हम लोग वापस आ जाते हैं। ऑप्शन को जरा पढ़िए। तो ऑप्शन नंबर ये कह रहा है कि कंपनी कैन पे ऑफ इट लॉन्ग टर्म डेप्ट इन 0.25 ईयर। ये तो साफ गलत लिखा हुआ है। फिर बी कह रहा है कि इट इंडिकेट दैट कंपनी रिक्वायर 4 ईयर ऑफ करंट ईबीआई टीडीए। यस, दिस इज द करेक्ट वन। तो यहाँ पे मॉडरेट रिस्क लेवल माना जा रहा है, समझे ना? 4 तक है तो मॉडरेट माना जाएगा, 4 के ऊपर जैसे गया तो हाई रिस्क में आ जाता है, और 4 के नीचे है तो लो रिस्क माना जाता है। समझे बात को? सी क्या कर रहा है? ऑप्शन सी कर रहा है कि डिमॉन्स्ट्रेट दैट 25% ऑफ द कंपनी ईबीआई टीडीए इज यूज्ड फॉर डेब्ट सर्विसिंग व्हिच इज विद इन द सेफ लिमिट। ये भी गलत है, ऐसा तो कुछ है नहीं, राइट। और डी कर रहा है कि इट मेजर द इंटरेस्ट कवरेज कैपेसिटी शोइंग द कंपनी अर्न इनफ टू कवर इट इंटरेस्ट एक्सपेंस 4 टाइम्स ओवर। दिस इज आल्सो रॉन्ग। व्हाट इज द करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? तो ये बातें पता होनी चाहिए कि आप लोग काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यही है तरीका दोस्तों लाइव लर्निंग का। फॉर्मूला सीखिए, नंबर को प्लग कीजिए और समझ लीजिए इसका रियल लाइफ इंप्लीकेशन क्या है। चलिए, तो आपको उम्मीद है दोस्तों वैंकिस रेशियो क्लियर हो गया होगा। यदि आपको कोई डाउट है तो प्लीज आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, मैं उसको दोबारा समझाऊंगा। लाइव सेशन में आप चीजों को समझने का प्रयास कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको ये सभी चीजें। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी है। अगला भी क्वेश्चन एक कहानी के फॉर्मेट में है। एक इंटरेस्टिंग केस स्टडी देखते हैं, जो कि है हमारा फोर्ज फैब इंडस्ट्री का। किसका है दोस्तों? फोर्ज फैब इंडस्ट्री का, राइट। यह कंपनी अपना टर्म लोन एक्सपेंड करना चाहती है। क्या करना चाहती है? टर्म लोन को एक्सपेंड करना चाहती है, समझे? अच्छा, बैंक का जो क्रेडिट एनालिस्ट है वो दो चीजें चेक कर रहा है। क्या चेक कर रहा है? कि एक एक तो कंपनी की अर्निंग से डेप्ट सर्विस करने की कैपेसिटी, मतलब इवेल्युएटिंग द कंपनी एबिलिटी टू सर्विस इज डेप्ट, समझे? तो इसका जो क्रेडिट एनालिस्ट है ना, वो दो चीजें देख रहा है कि अर्निंग से डेप्ट सर्विस करने की कैपेसिटी, और दूसरा यह देख रहा है कि जो एसेट की वैल्यू जो लोन को सिक्योर करता है, यानी कितना सिक्योरिटी अवेलेबल है। ये दो चीजें देखा जा रहा है किनके द्वारा? क्रेडिट एनालिस्ट के द्वारा। अच्छा, अब कंपनी का कुछ फाइनेंशियल दिया हुआ है, तो ईबीआई डीटीए दिया हुआ है, टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरिंग दिया हुआ है, डब्ल्यूडीवी दिया हुआ है, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑन द फिक्स एसेट, आउटस्टैंडिंग टर्म लोन सिक्योर्ड बाय दिस एसेट 10 करोड़ दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपसे एक सवाल हम पूछते हैं, जरा जवाब दीजिएगा। डेप्ट सर्विस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा रेशियो यूज होता है? ठीक है, एक सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि यदि आपको डेप्ट सर्विस कैपेसिटी को मेजर करना है तो कौन सा रेशियो यूज करेंगे? मैं आपको ऑप्शन देता हूं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, दूसरा ऑप्शन फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो, तीसरा ऑप्शन डेप्ट इक्विटी रेशियो। बताइए, तीनों में से बताइए कि यदि हमें यह पता लगाना है कि डेप्ट सर्विस कैपेसिटी को मेजर करना है तो इनमें से कौन सा रेशियो यूज करेंगे? 1, 2 या 3? आईसीआर मींस इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, एफएसीआर मींस फिक्स एसेट कवरेज रेशियो, और डीईआर मींस क्या होता है? हमारा डेप्ट इक्विटी रेशियो।
फिर से सवाल सुन लीजिए, डेब्ट सर्विस कैपेसिटी को मेजर करने के लिए कौन सा रेशियो यूज होता है, जल्दी बताइए चैट बॉक्स में। ठीक है दोस्तों, लेट्स मेक दिस सेशन इंटरैक्टिव। जितना आप चीजों को रिस्पॉन्स देंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, राइट। तो दोस्तों वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। इसका सही जवाब है दोस्तों, इसका सही जवाब है आईसीआर। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज आईसीआर। आईसीआर मतलब इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। हाँ, यदि हम यहीं पे पूछते कि सिक्योरिटी के लिए कौन सा रेशियो यूज होता है, समझे, तो वहां पे आप बोलते हैं एफएसीआर, यानी फिक्स एसेट कवरेज रेशियो। समझे। देखिए मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि डेब्ट सर्विस कैपेसिटी को मेजर करने का जो सबसे बेहतरीन रेशियो है वो है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और सिक्योरिटी को मेजर करने का जो बेहतरीन रेशियो है वो है फिक्स एसेट कवरेज रेशियो। समझे। तो दोस्तों वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो आप सबसे पहले आपको आईसीआर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो जरा देखिए। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि आईसीआर बता दो इसका कितना होगा, और एफएसीआर बता दो इसका कितना होगा। डेटा आपके सामने प्रस्तुत की गई है, और आपको पूछा जा रहा है कि दो चीजें आईसीआर और एफएसीआर। तो पहले आप आईसीआर आईसीआर का मीनिंग तो समझ गए होंगे कि डेब्ट को सर्विस करने के लिए, ठीक है, कि डेब्ट को सर्विस करने की क्षमता बताती है उस पार्टिकुलर बैंक की, राइट, उस पार्टिकुलर फर्म की। तो दोस्तों आईसीआर का फॉर्मूला क्या होता है मैं आपको बता देता हूं। लेट मी टेल यू द फॉर्मूला। सो आईसीआर इज इक्वल टू ईबीआईडीटीए डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट एक्सपेंस। समझे, ये होता है फॉर्मूला आईसीआर का। इज इट क्लियर? बोलिए। आईसीआर का फॉर्मूला होता है ईबीआई डीटी अपॉन इंटरेस्ट एक्सपेंस। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए यहाँ पे हमें ईबीआई टीडीए कितना दिया हुआ है जी, 8 करोड़ दिया हुआ है ना, ठीक है। और इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है, जरा से मैं आपको और डेटा दिखा देता हूं। इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना है जरा बताइए, कितना इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो आई थिंक ये डेटा इन्होंने दिया नहीं है। हाँ यहाँ देखिए लिखा हुआ है टोटल इंटरेस्ट ऑन बोरिंग दिया हुआ है 2 करोड़। जल्दी बताइए कितना आ रहा है आईसीआर, हाउ मच आईसीआर यू आर गेटिंग। वेरी सिंपल, 8 करोड़ डिवाइडेड बाय 2 करोड़ कितना हो जाएगा, 4 नहीं हो जाएगा। समझे, आईसीआर कितना निकला, 4 निकला। मतलब कंपनी की जो अर्निंग है अपने इंटरेस्ट के 4 गुना है। क्या लगता है कंफर्टेबल है कि अनकंफर्टेबल है? इसका मतलब समझिए, हमने जो आईसीआर निकाला उसमें 8 क्या है हमारा, ईबीआई डीटी है, और इंटरेस्ट कितना है हमारा 2 करोड़। तो हमारा आईसीआर निकला 4। अब ये 4 देख के क्या लगता है आपको, कंपनी, इसका मतलब यही ना हुआ। देखिए ऊपर हम क्या लिखते हैं, अर्निंग लिखते हैं, ठीक है ना, और नीचे क्या लिख रहे हैं हम लोग, डिनोमिनेटर में क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट। इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी की जो अर्निंग है अपने इंटरेस्ट के 4 गुना है। समझे। तो कंफर्टेबल है, ऑब्वियसली बात है कंफर्टेबल है। देख के लग रहा है कि अच्छा खासा अर्निंग है इनका। मतलब जितना इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है इनके लोन पे, उसका 4 गुना ये कमा रही है। समझे बात को, सिंपल भाषा में बोले तो। अब आप यह बताइए कि अगर आईसीआर 1 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। यदि मान लीजिए कि आईसीआर 1 से कम है तो इसका मतलब क्या होगा, क्या इसका मतलब है कि कंपनी के पास अर्निंग कम है? डज इट मीन दैट कंपनी हैज लेस अर्निंग, राइट, इंटरेस्ट कवर करने के लिए? या इसका मतलब है कि कंपनी के पास डबल कुशन है? या चैट बॉक्स में टाइप कीजिए तो, ए या बी, ऑप्शन में दे रहा हूं। मेरा सवाल यह है कि यदि किसी कंपनी का आईसीआर 1 से कम है, इसका क्या मतलब है, लेस अर्निंग या डबल कुशन? प्लीज टाइप योर रिस्पॉन्स इन द चैट बॉक्स, ए और बी। देखिए दोस्तों ये सभी चीजें आपको बुक में नहीं मिलेंगी। ये सभी चीजें आपको, आईसीआर होता क्या है, इसका क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, 1 से ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो बताइए आईसीआर यदि 1 से कम है तो इसका मतलब क्या हुआ, लेस अर्निंग या डबल कुशन? दोस्तों सिंपल सा मतलब है, आईसीआर यदि हमारा 1 से कम है, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब कि कंपनी का अर्निंग जो है कम है। समझे, इट मीन लेस अर्निंग, कंपनी कम कमा रही है, और इंटरेस्ट प्रॉपर्टी पे ही नहीं कर पाएगी प्रॉपरली, क्योंकि आईसीआर होता क्या है, अर्निंग डिवाइडेड बाय इंटरेस्ट। अब यदि ये 1 से कम है तो हमारा अर्निंग जो है इंटरेस्ट से कम है। मतलब इनको जो कमाई हो रहा है और जितना इनको इंटरेस्ट देना पड़ रहा है लोन पे, वो कम इनका कमाई हो रहा है। तो पूरा का पूरा इंटरेस्ट ही नहीं पे कर पाएगी। बहुत ही ज्यादा रिस्की सिचुएशन हो जाता है दोस्तों। तो यदि मान लीजिए एग्जाम में आपसे पूछ ले कि बताओ आइडियल आईसीआर कितना होना चाहिए, तो क्या जवाब दीजिएगा, बताइए चैट बॉक्स में। मतलब आइडियल आईसीआर कितना होना चाहिए, इट शुड बी 1। समझे, मतलब 1 है तो चलेगा, ठीक है, लेकिन 1 से ज्यादा होना चाहिए आईसीआर। अब हम लोग बात करते हैं एफएसीआर की। लेट्स टॉक अबाउट एफएसीआर। एफएसीआर होता है हमारा फिक्स्ड एसेट कवरेज रेशियो। जल्दी बताइए फॉर्मूला क्या होता है एफएसीआर का, डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ एफएसीआर? नहीं पता है तो मैं बताता हूं आपको। देखिए एफएसीआर का फॉर्मूला होता है हमारा कि WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। समझिए, यानी जो आपका फिक्स एसेट है उसका रिटर्न डाउन वैल्यू ले लीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए, ठीक है, आउटस्टैंडिंग टर्म लोन सिक्योर, आउटस्टैंडिंग टर्म लोन
आउटस्टैंडिंग टर्म लोन सेक्यूर्ड, समझे? तो WDV को आउटस्टैंडिंग टर्म लोन से डिवाइड करेंगे ना तो आपको मिलेगा FACR, समझे? तो बताइए यहाँ पे हमारा फिक्स एसेट कितना है? तो WDV देखिए ना दिया हुआ है, यानी कि हमारा जो फिक्स एसेट है वो 25 करोड़ का फिक्स एसेट है, और लोन सिक्योर्ड कितना है उस एसेट से? 10 करोड़ का लोन सिक्योर्ड है। देखिए FACR को मतलब है सिक्योरिटी से, FACR को किसे मतलब है? सिक्योरिटी से। तो आपने जो सिक्योरिटी दे रखी है, आपने लोन लिया तो सिक्योरिटी कुछ दिए होंगे ना, ठीक है, वो 25 करोड़ का सिक्योरिटी है, और टर्म लोन जो आपने लिया है वो 10 करोड़ का लिया है। तो आपका FACR कितना हो जाएगा जी? जल्दी चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स व्हाट वुड बी द FACR। इट इज वेरी सिंपल, 25 डिवाइडेड बाय 10, यानी कितना हो जाएगा? 2.5 टाइम्स नहीं हो जाएगा? मतलब यह हुआ, इसका मतलब ये समझिए कि बैंक का लोन जो है वो 2.5 टाइम्स सिक्योर्ड है, यानी अगर कल को डिफॉल्ट हो भी जाए तो एसेट की वैल्यू लोन से काफी ज्यादा है। नहीं देख रहे हैं आप? 2.5 गुना ज्यादा है। एसेट का जो वैल्यू है ना, वो जितना लोन दिया गया है उसे 2.5 गुना ज्यादा है, समझे? मतलब कल लोन मान लीजिए डिफॉल्ट हो भी गया तो एसेट की वैल्यू लोन से काफी ज्यादा है, बैंक के लिए तो सेफ्टी कुशन है, समझे? अब आप यह बताइए, आपसे एक सवाल पूछते हैं, ठीक है, आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछते हैं, यह बताइए कि यदि मान लीजिए FACR सिर्फ 0.5 है, ठीक है, मान लीजिए कि FACR कितना है? 0.5, ठीक है, तो बैंक के लिए रिस्क ज्यादा है या रिस्क कम है? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, मोर रिस्क और लेस रिस्क। मान लीजिए FACR हमारा 0.5 है, सो वेदर इट इज रिस्की सिचुएशन, मोर रिस्क और लेस रिस्क फॉर बैंक, बताइए। वेटिंग फॉर रिस्पॉन्स, ठीक है। मतलब यह हुआ कि 0.5 होने का मतलब क्या हुआ? FACR 0.5, इसका मतलब यह हुआ दोस्तों कि इसका मतलब यह हुआ कि एसेट लोन के आधे के बराबर है ना? FACR में न्यूमरेटर में लोग एसेट लिखते हैं और डिनोमिनेटर में लोग लोन लिखते हैं, तो 0.5 मतलब 1/2 है, मतलब एसेट जो है लोन का आधा है, यही ना मतलब हुआ? तो FACR यदि हमारा आधा है तो ऑब्वियस सी बात है रिस्की रिस्की वाला सिचुएशन है, ठीक है। तो याद रखिएगा दोस्तों कि FACR जो है ना, यदि हमारा 1 से कम हो, इसका मतलब है कि लोन ज्यादा है और सिक्योरिटी कम है, बैंक के लिए बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। तो आइए हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। तो हमारा ऑप्शन क्या है? पहला कर रहा है 0.25, दूसरा कर रहा है 2.5। तो हमने अपनी ICR कितना निकाला था? ICR हमने निकाला था, कितना निकला था? 4, है ना? ICR निकला था हमारा 4, और FACR कितना निकला है? FACR निकला है 2.5। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, समझे? ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, समझे दोस्तों? तो इसका मतलब यही हुआ कि कंपनी अपना इंटरेस्ट कंफर्टेबली पे कर पा रही है क्योंकि ICR 4 गुना है, और बैंक का जो लोन के अगेंस्ट जो एसेट लिया गया है वो 2.5 टाइम्स है, मतलब सिक्योरिटी कुशन भी स्ट्रांग है। यह लोन देना कंपेरेटिवली सेफ लग रहा है, समझ में आया दोस्तों? ये देखिए ICR और FACR से ना आप ये चेक कर पाते हैं कि कितना रिस्की सिचुएशन है। बोलिए क्लियर है कंसेप्ट? तो क्लियर टाइप कर दीजिए। यदि चाहते हैं दोबारा एक्सप्लेन करना तो प्लीज टाइप कर दीजिए रिपीट, आई विल एक्सप्लेन इट वंस मोर। लेकिन कंसेप्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, ठीक है? ICR होता क्या है, FACR होता क्या है, आइडियल ICR क्या होगा, आइडियल FACR क्या होगा, ये सभी चीजें पता होनी चाहिए। आइए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये भी देखिए न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है। आज हम लोग मैक्सिमम न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं क्योंकि यूनिट 18 में मैक्सिमम न्यूमेरिकल ही है, और हम लोग केवल वैल्यू ही नहीं निकालेंगे, समझेंगे चीजों को, ताकि आपको फॉर्मूला रटना ना पड़े। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट केस को देखते हैं, वर्टेक्स ट्रेडर का। ये केस है हमारा वर्टेक्स ट्रेडर का, राइट? यह एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है। क्या है? ये एक होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर, समझे? और अपना वर्किंग कैपिटल लिमिट बैंक से नेगोशिएट कर रहा है, नेगोशिएटिंग इट वर्किंग कैपिटल लिमिट, ठीक है। एनालिस्ट चेक कर रहा है कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल कैसा है, ठीक है। वो एनालिस्ट जो है कंपनी की ऑपरेटिंग साइकिल को देख रहा है, और इसके लिए यूज कर रहा है टर्नओवर रेशियो। क्या यूज कर रहा है? टर्नओवर रेशियो यूज कर रहा है। तो सबसे पहले आप यह बताइए, यहाँ पे देखिए कुछ डेटा दिया गया है, टोटल परचेज दिया हुआ है, ये सब डेटा लाख में है, 2190 लाख, नेट सेल दिया हुआ है 3650 लाख, एवरेज सन्डी क्रेडिटेड 120 लाख, एवरेज इन्वेंट्री 365 लाख, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि बताओ इसका पेबल होल्डिंग रेशियो क्या होगा, ठीक है, और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। पेबल होल्डिंग रेशियो आपसे यहाँ पे पूछी गई है। चलिए दोस्तों देखते हैं, पहले बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करते हैं इस क्वेश्चन का। सबसे पहले आप यह बताइए कि अगर हमें यह देखना हो कि कंपनी अपने सप्लायर को कितने दिन बाद पेमेंट करती है, तो कौन सा रेशियो यूज करते हैं? ध्यान दीजिएगा, सवाल ध्यान से सुनिए। अगर हमें यह देखना है कि कंपनी अपने सप्लायर को कितने दिन बाद पेमेंट करती है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ। जैसे मान लीजिए कि ये कंपनी है, समझे, और ये अपने सप्लायर को, राइट, इट आफ्टर हाउ मेनी डे, नंबर ऑफ डे दैट द कंपनी टेक टू पे टू सप्लायर। तो आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं, पहला ऑप्शन दे रहा हूं
इन्वेंट्री होल्डिंग रेशियो IHR, दूसरा ऑप्शन में दे रहा हूं पेबल होल्डिंग रेशियो PHR, और तीसरा ऑप्शन में दे रहा हूं डेटर कलेक्शन रेशियो DCR। कंपनी अपने सप्लायर को कितने दिन में पेमेंट करेगी यह देखने के लिए कौन सा रेशियो यूज करेंगे, A, B या C? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। ए है हमारा IHR यानी इन्वेंट्री होल्डिंग रेशियो, B है हमारा PHR यानी पेबल होल्डिंग रेशियो, और C है हमारा DCR यानी डेटर कलेक्शन रेशियो। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यूज करेंगे? PHR, वेरी गुड, राइट, बिल्कुल सही बात है, PHR यूज करेंगे, पेबल होल्डिंग रेशियो। इससे पता चलता है कि कंपनी को अपने सप्लायर से कितना क्रेडिट मिल रहा है, समझे बात को? इससे यह पता चलता है कि कंपनी को अपने सप्लायर से कितना क्रेडिट मिल रहा है। चलिए आप PHR का जरा फॉर्मूला बता दीजिएगा क्या होता है। देखिए मैं आपको बताता हूं, PHR का जो फॉर्मूला होता है ना बहुत सिंपल है, ये हमें डेज में बताता है, इट टेल्स द नंबर ऑफ डेज। तो हम क्या करते हैं दोस्तों कि जो हमारा एवरेज क्रेडिटर है, राइट, एवरेज क्रेडिटर है उसको नोमिनेटर में लिख देते हैं, और जो हमारा परचेज है, राइट, उसको हम लोग डिनोमिनेटर में लिख देते हैं, और इसको 100 से गुना कर देते, सॉरी 100 नहीं 365। 365 से क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ डेज निकालना है, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है एवरेज क्रेडिटर अपॉन परचेज मल्टीप्लाई बाय 365। सिंपल भाषा में बोले, हमें देखना है कि एवरेज क्रेडिटर कितने हैं और परचेज के हिसाब से उनको कितने दिन बाद सेटल किया जा रहा है, समझे? क्रेडिटर समझते हैं ना, राइट? तो ये कंपनी है, राइट, सिंपल सी बात है कि पेबल का मतलब ये होता है कि कंपनी अपने सप्लायर को कितने दिन बाद पेमेंट करती है। क्रेडिटर मतलब कंपनी ने उधार लिया है, ठीक है, और परचेज कितना किया है इंटू 365। चलिए अब जरा वैल्यू को पुट करते हैं, जरा अपना आंसर बताइएगा। आप प्लीज कैलकुलेटर लेकर बैठिए और एक बार आप खुद से निकालिए इसको क्वेश्चन को। देखिए जब आप खुद से एक बार सॉल्व कर लेंगे ना, और यदि गलती होगा तो गलती को आप हमेशा याद रखते हैं, और एग्जाम में मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ जाए तो आप दोबारा गलती नहीं करेंगे, इसीलिए जरूरी है एक बार खुद से ट्राई कर लीजिए। ठीक है, आप अपना आंसर बताइए क्या आंसर आ रहा है, मैं भी आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ। चलिए यहाँ पे देखते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो लेट मी इरेज इट। तो देखिए एवरेज क्रेडिटर हमें दे रखा है, इसको हमने 2190, ठीक है, और परचेज दिया हुआ है हमें कितना, टू नहीं, एवरेज क्रेडिटर दिया हुआ है 120 लाख और परचेज दिया हुआ है 2190 लाख, समझे? तो 120 को नोमिनेटर में लिख देंगे क्योंकि एवरेज क्रेडिटर है, और 2190 को डिनोमिनेटर में लिख देंगे और इंटू कर देंगे 365 से, ठीक है। तो देखिए 120 डिवाइडेड बाय 2190 करेंगे ना आप तो मिलेगा 0.05479 और इंटू 365 करना है, तो लगभग लगभग जो है ना ये आपका अप्रोक्सीमेट आएगा 20 डेज। बताइए यही आ रहा है क्या आंसर? आर यू गेटिंग 20 डेज? प्लीज चेक, क्या 20 दिन आ रहा है? देखिए अब आप मुझे यह बताइए कि अगर पेबल PHR जो है, PHR हमारा 20 दिन है, इसका क्या मतलब हुआ? ठीक है, PHR हमारा मान लीजिए 20 दिन है, व्हाट डज इट मीन? देखिए मैं आपको ऑप्शन दे रहा हूं, क्या इसका मतलब है कि कंपनी अपना स्टॉक 20 दिन होल्ड करती है बेचने से पहले? डज इट मीन दैट कंपनी इज होल्डिंग द स्टॉक फॉर 20 डेज बिफोर सेलिंग? ऑप्शन ए। ऑप्शन बी, क्या इसका मतलब है कि सप्लायर जो है वो 20 दिन का क्रेडिट दे रहा है? सप्लायर जो है 20 दिन का क्रेडिट दे रहा है, क्या मतलब है दोस्तों? हमारा PHR निकला 20, ठीक है, व्हाट डज इट मीन? डज इट मीन दैट कंपनी अपना स्टॉक 20 दिन होल्ड करती है बेचने से पहले, और यह इसका मतलब है कि सप्लायर जो है 20 दिन का क्रेडिट दे रहा है? ए और बी जस्ट टाइप कीजिए। हाँ 20 बिल्कुल सही है, 20 डेज इज द करेक्ट आंसर। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट? ऑप्शन ए और ऑप्शन बी? बिल्कुल सही सोच रहे हैं दोस्तों, इसका सही मतलब है कि कंपनी को अपने सप्लायर से 20 दिन का फ्री क्रेडिट पीरियड मिल रहा है। जैसे आपको क्रेडिट कार्ड में मिलता है ना फ्री क्रेडिट पीरियड, ठीक है ना, या जिस दिन से आपका स्टेटमेंट जनरेट होता है, नहीं जिस दिन से आप पेमेंट किए, ठीक है, उससे ड्यू डेट तक आपको इंटरेस्ट तो नहीं पे करना होता है उस पर, उसको बोलते हैं फ्री क्रेडिट पीरियड, समझे? तो सिमिलरली बात है यहाँ पे जो है सप्लायर कंपनी को फ्री क्रेडिट पीरियड दे रहा है, कितने दिन का दे रहा है? 20 दिन का दे रहा है, मतलब 20 दिन तक पैसा देने की जरूरत नहीं है, कंपनी उन पैसे को अपना बिजनेस चलाने में यूज कर सकता है। इसको हम लोग इंटरेस्ट फ्री फाइनेंस बोलते हैं, जैसे क्रेडिट कार्ड में होता है, सिमिलर सिमिलर सिचुएशन है यहाँ पे, समझे बात को? चलिए तो दोस्तों हम लोग वापस क्वेश्चन में आते हैं, लेट्स सी द क्वेश्चन वंस मोर। तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया, जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अगर कोई बोले इन्वेंट्री होल्डिंग तो वो अलग रेशियो होता है, डेटर कलेक्शन रेशियो अलग रेशियो होता है, ठीक है। और तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, क्या कर रहा है कि एवरेज नंबर ऑफ डे द कंपनी होल्ड इन इन्वेंट्री, नहीं ये गलत है। हाँ बी नंबर सही है, एवरेज क्रेडिट पीरियड द कंपनी एंजॉय फ्रॉम इट्स सप्लायर, समझे बात को? तो 20 दिन है, इसका मतलब यही है कि कंपनी को सप्लायर से 20 दिन का क्रेडिट मिल रहा है, यह कंपनी के लिए एक बढ़िया सोर्स है शॉर्ट टर्म फाइनेंस का। और बैंक को यह समझना जरूरी है क्योंकि जितना ज्यादा क्रेडिट मिलेगा
उतना कम बैंक से बोरोइंग की जरूरत होगी। समझे बात को? चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछते हैं, जवाब दीजिएगा। अगर मान लीजिए कि क्रेडिटर जो है, सपोज क्रेडिटर जो है वो 200 लाख का है, ठीक है, और परचेज जो इन्होंने किया है, परचेज जो इन्होंने किया है 3650 लाख का है। समझे? तो पीएचआर कितना हो जाएगा जी? जल्दी बताइए, तो पीएचआर कितना होगा? क्रेडिटर जो है 200 लाख का है, परचेज इन्होंने किया है 3650 लाख का। व्हाट वुड बी द पीएचआर? सिंपल है, जल्दी बताइए कैलकुलेट करके, हाउ मच यू आर गेटिंग। ये तो आप माइंड में कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए बहुत सिंपल है, 200 डिवाइडेड बाय 3650 मल्टीप्लाई बाय 365, तो कितना आ जाएगा? 20 दिन नहीं आ जाएगा? ठीक है, चलिए, तो आई होप ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। यदि क्लियर है तो प्लीज क्लियर वर्ड लिख दीजिए चैट बॉक्स में। यदि रिपीट करना चाहते हैं तो प्लीज आप रिपीट लिख सकते हैं, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। लेकिन दोस्तों, पीएचआर का फॉर्मूला क्या होता है, पीएचआर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ये सब समझना बहुत जरूरी है। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव। हाँ, अब देखिए आईएचआर पे आते हैं हम लोग। इन्वेंट्री इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की बात करते हैं। दोस्तों पहले से इसका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है 10 गुना है। यहाँ पे ये जो वर्टेक्स ट्रेडर है, इनका जो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दिया हुआ है ना दोस्तों, कितना दिया हुआ है? 10 गुना। लेट्स सी इट है, ठीक है, 10 गुना दिया हुआ है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, राइट। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्वेंट्री एवरेज 50% बढ़ गया, एवरेज इन्वेंट्री इंक्रीजेस बाय 50%। समझे? जो एवरेज इन्वेंट्री था वो 50% बढ़ गया और सेल्स वहीं पे रुका हुआ है। समझे? तो क्वेश्चन ये है कि नया रेशियो क्या होगा और इसका क्या मतलब है? अब बताइए, इन्वेंट्री जो है 50% बढ़ गया। ओके, वेरी गुड। चलिए वापस दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सवाल यह कर रहा है कि एक इंटरेस्टिंग केस देखते हैं वर्टेक्स ट्रेडर का, कि पहले से इनका जो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो था यानी आईटीआर था, वो था 10 गुना। लेकिन अब क्या हुआ कि इन्वेंट्री एवरेज जो है 50% बढ़ गया और सेल्स वहीं रुका हुआ है। तो क्वेश्चन यह कर रहा है कि नया रेशियो क्या होगा और इसका क्या मतलब है? ओके, ओके। चलिए वापस हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं। बताइए साउंड अब ओके है कि नहीं है? बताइए, इज द साउंड ओके? क्योंकि एक रिस्पांस आया था कि साउंड इको कर रहा है। आई थिंक इट इज ऑल राइट राइट नाउ। तो चलिए वापस हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं कि यहाँ पे आपको इनका जो आई ओके, आई थिंक इट इज ऑल राइट। ओके फाइन। चलिए वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो सवाल है कि इन्वेंट्री जो है एवरेज 50% बढ़ गया, सेल्स वहीं रुकी है, तो नया रेशियो क्या होगा और इसका क्या मतलब है? सबसे पहले यह बताइए कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमें क्या बताता है। ठीक है, आपको आपको मैं कुछ ऑप्शन देता हूं। व्हाट डज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो टेल्स अस? लेट मी गिव यू सम ऑप्शन। पहला ऑप्शन दे रहा है कितनी बार इन्वेंट्री सेल हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज गेटिंग सोल्ड, हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज गेटिंग सोल्ड, राइट, सेल्स के अगेंस्ट। ऑप्शन बी में दे रहा हूं कि कंपनी कितने दिन में सप्लायर को पे करती है, हाउ मेनी डे कंपनी टेक टू पे इट सप्लायर। और ऑप्शन सी, कस्टमर से पैसा वसूलने का टाइम, राइट, कस्टमर से जो हम पैसा वसूल रहे हैं वो कितना समय में होता है। बताइए ए, बी या सी। मेरा सवाल यह है कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या बताता है? पहला ऑप्शन में कह रहा हूं कि कितनी बार इन्वेंट्री सेल हो रही है, सेल के अगेंस्ट। दूसरा ऑप्शन है कि कंपनी कितने दिन में सप्लायर को पे करती है। और तीसरा ऑप्शन है कि कस्टमर से पैसा वसूलने का टाइम। बताइए ए, बी और सी, क्या लगता है आपको? ऑब्वियसली जैसा कि नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसका मतलब है ए। यह रेशियो हमें यह बताता है कि इन्वेंट्री कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, हाउ मेनी टाइम्स इन्वेंट्री इज गेटिंग कन्वर्टेड टू सेल्स। सिंपल सा चीज याद रखिएगा कि हमारी इन्वेंट्री कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट हो रही है, यही बताता है हमें आईटीआर, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जितना ज्यादा रेशियो होगा उतना फास्ट मूवमेंट होगा, उतना ज्यादा एफिशिएंसी होगा। समझिए बात को, आईटीआर जितना ज्यादा होगा, ठीक है, उतना ही फास्ट क्या होगा, हमारा मूवमेंट होगा। समझे? और जितना ज्यादा मूवमेंट होगा, जितना फास्ट मूवमेंट होगा, उतना ही एफिशिएंसी हमारा क्या होगा, ज्यादा होगा। समझे? चलिए हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो ओरिजिनल हमें जो, अच्छा इसका फॉर्मूला आपको पता है क्या? डू यू नो द फॉर्मूला ऑफ आईटीआर? देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं आपको फॉर्मूला ही बता देता हूँ आईटीआर का।
इसका फॉर्मूला होता है, नॉमिनेटर में हम लोग लिख देते हैं नेट सेल्स, नॉमिनेटर में लिख देते हैं नेट सेल, और डिनोमिनेटर में लिख देते हैं एवरेज इन्वेंट्री। समझे, ये लिख देते हैं। तो क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि पहले जो आईटीआर था ना वो 10 था, तो मान लीजिए कि पहले का नेट सेल था 3,650 लाख, और एवरेज इन्वेंट्री था इनके पास 365 इसका लाख का, तो 10 नहीं आ जाएगा। तो ये पहले का आईटीआर हमें दिया हुआ है 10 है, ठीक है। अब सोचिए हुआ क्या कि जो इन्वेंट्री है वो 50% बढ़ गया, लिखा है ना इन्वेंट्री 50% बढ़ गया, लेकिन सेल्स वही रहेगा। तो ये बताइए कि रेशियो बढ़ जाएगा कि कम होगा, जरा सोच के बताइए। ये इस पे थोड़ा सा आप थाउट कीजिए, थिंक कीजिए दोस्तों। सवाल ये है कि हमने इन्वेंट्री को बढ़ा दिया लेकिन सेल्स वही का वही है, तो ये जो आईटीआर है वो बढ़ेगा कि घटेगा? विल इट इंक्रीज और डिक्रीज? जस्ट टाइप द रिस्पॉन्स, व्हाट विल हैपन, इट विल इंक्रीज और इट विल डिक्रीज। ठीक है, अभी आईटीआर है 10, हमारा आईटीआर अभी 10 है, हमने इन्वेंट्री को 50% यदि बढ़ा दिया, तो व्हाट विल हैपन टू द आईटीआर, वेदर इट विल इंक्रीज और वेदर इट विल डिक्रीज? थिंक अबाउट इट, जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप इस रेशियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। नंबरेटर में है हमारा नेट सेल, डिनोमिनेटर में है हमारा एवरेज इन्वेंट्री। क्या कर रहा है कि नंबरेटर तो वही का वही है, लेकिन डिनोमिनेटर को हम बढ़ा रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है ना दोस्तों, ये यदि बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनवर्स रिलेशन है, समझ में? तो दोस्तों अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया, नंबरेटर सेम है, तो रेशियो गिरेगा, मतलब सेल्स के मुकाबले इन्वेंट्री धीरे मूव हो रहा है। समझे बात को? सेल्स के मुकाबले जो है इन्वेंट्री धीरे धीरे मूव कर रहा है। तो चलिए इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको कैलकुलेट करके भी देख लेते हैं। देखिए ओल्ड इन्वेंट्री कितना है हमारा, हमारा जो ओल्ड इन्वेंट्री है वो कितना है, वो 365 लाख का है, ठीक है। अब इसको बढ़ा देते हैं 50%, इसको बढ़ा दीजिए, कितना बढ़ा दीजिए, 50% निकाल लीजिए, तो 50% ऑफ 365 कितना हो जाएगा, 182.5। इसका आधा कर दीजिए ना, 182.5 नहीं हो जाएगा? तो हमारा न्यू इन्वेंट्री कितना हो जाएगा दोस्तों, न्यू इन्वेंट्री जब आप निकालेंगे ना वो हो जाएगा 365 प्लस 182.5, इसका वैल्यू मिलेगा आपको 547.5। समझे? अब जो नया रेशियो होगा, न्यू हमारा आईटीआर होगा, यानी कि इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, वो कितना हो जाएगा? सेल्स तो वही है, सेल्स तो 3,650 ही है, लेकिन जो हमारा नया इन्वेंट्री निकला है वो निकला है 547.5। इस रेशियो को यदि आप कैलकुलेट करें अप्रोक्सीमेटली आएगा 6.67। तो क्या दिख रहा है दोस्तों कि नया रेशियो, जो पहले रेशियो कितना था 10 था, अब रेशियो कितना हो गया 6.67 हो गया। साफ दिख रहा है ना कि आईटीआर हमारा घट गया। अब हम लोग ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन ए कर रहा है 15 गुना, ठीक है। ऑप्शन बी कर रहा है 5 गुना, ऑप्शन सी कर रहा है 10 गुना, ऑप्शन डी कर रहा है 6.67। यही पूछ रहा है ना कि नया रेशियो क्या होगा और इसका इंप्लीकेशन क्या होगा। अब जरा इसके इंप्लीकेशन की बात कर लेते हैं। अब जो आपको नया रेशियो मिला 6.67, ये देख के क्या लग रहा है आपको? क्या इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा फास्ट इन्वेंट्री बेच रही है, या इसका मतलब है कि कंपनी धीरे चल रही है, स्टॉक ज्यादा पड़ा हुआ है? जल्दी बताइए, दो वर्ड यूज कीजिए, फास्ट या स्लो, चैट बॉक्स में बताइए क्या लगता है आपको। अब जो हमारा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 6.67 आया है, इसका मतलब क्या लग रहा है आपको ये देख के कि क्या अपना कंपनी ज्यादा फास्ट इन्वेंट्री बेच रही है, या इसका मतलब है कि इन्वेंट्री धीरे चल रही है और इसका स्टॉक जो है ज्यादा पड़ा हुआ है? व्हाट डू यू थिंक? प्लीज टाइप। देखिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आईटीआर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। पहले 10 था, अब घट के हो गया 6.67, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इट? इज इट इज आवर इन्वेंट्री फास्ट मूविंग और इज आवर इन्वेंट्री स्लो? दोस्तों इसका सिंपल सा मतलब है कि ओवर स्टॉकिंग हो सकती है, राइट? इट सिंपली मीन्स ओवर स्टॉकिंग, राइट? ओवर स्टॉकिंग मतलब कि डिमांड या तो ओवर स्टॉक हो गया या डिमांड स्लो हो गया। डिमांड भी कम होगा ना, तब भी हमारा ये केस हो सकता है। ओवर स्टॉक का मतलब क्या होता है पता है आपको? कि पैसा फंस गया इन्वेंट्री में, स्टोरेज कॉस्ट बढ़ गया हो, रिस्क भी इन्वेंट्री ऑब्सोलेट। कभी कभी क्या होता है ना कि इन्वेंट्री पुराना हो जाए, तब भी ये रिस्क आ सकता है। समझे बात को? बहुत सारा कारण है इसके होने का। ओवर स्टॉकिंग हो जाए, पैसा मान लीजिए मेरा इन्वेंट्री में फंस गया हो, स्टोरेज कॉस्ट खर्चा बढ़ गया हो, रिस्क भी है। समझे? तो ये चीज ध्यान रखना है। तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है 15 गुना, ये गलत है, 15 गुना नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन बी कह रहा है 5 गुना, ये भी गलत है। 10 गुना तो मतलब कि ये ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। तो दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, और इसका मतलब है कि कंपनी को अपने परचेज वॉल्यूम कंट्रोल करने की जरूरत है ना? कंपनी को अपने परचेज वॉल्यूम की कंट्रोल करने की जरूरत है, वरना वर्किंग कैपिटल जो है आपका लॉक हो जाएगा। इन्वेंट्री क्या है? वर्किंग कैपिटल ही तो है, पता है ना दोस्तों? वर्किंग कैपिटल समझते हैं क्या होता है? वर्किंग कैपिटल का डेफिनेशन पता है? व्हाट डू यू नो व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? तो हमारा डे टू डे एक्सपेंस के लिए जो खर्चा होता है, दैट इज द वर्किंग कैपिटल।
राइट। तो ये जो इन्वेंट्री है दिस इज द काइंड ऑफ वर्किंग कैपिटल, और यदि हम इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो और घटता जाएगा, है ना, और फिर वर्किंग कैपिटल हमारा अननेसेसरीली लॉक हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। बताइए क्लियर है कंसेप्ट, कैसे हम लोग आईटीआर कैसे निकालते हैं, आईटीआर का मीनिंग क्या होता है, ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए, ये सभी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। यहाँ पे वही चीज बताया गया है। आई होप ये क्लियर होगा। अगले सवाल की ओर बात करते हैं दोस्तों। एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आया था, ये जो है ना रिलेटेड पार्टी वाला कंसेप्ट है, आपके बुक में लास्ट में एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है और उसी के बेसिस पे ये क्वेश्चन आया था। ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। बेसिकली सवाल ये है कि अब बैंक इज एनालाइजिंग, अच्छा नेक्सस, नेक्सस के बारे में सवाल है, ओके। हाँ, सीएफओ रिलेटेड पार्टी। चलिए दोस्तों क्या कर रहा है इसमें समझिए कि अ लार्ज सेल ऑफ इन्वेंट्री, यहां पे क्या है, नेक्सस होल्डिंग। ठीक है, नेक्सस होल्डिंग जो है एक पेरेंट कंपनी है, इसके बहुत सारे सब्सिडरीज हैं। इनके जो मेन ऑपरेटिंग सब्सिडरी है ना, उसके जो सीएफओ हैं, ठीक है, इसका एक सब्सिडरी है, इसका नाम है नेक्सस मैन्युफैक्चरिंग। नेक्सस होल्डिंग पेरेंट कंपनी है, इसका सब्सिडरी है नेक्सस नेक्सस मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, और इनके जो सीएफओ हैं वो ट्रांजेक्शन को रिव्यू कर रहे हैं, समझे, इनके जो सीएफओ है वो ट्रांजेक्शन को रिव्यू कर रहे हैं एनुअल ऑडिट से पहले। कंपनी का फाइनेंशियल ऐसा दिखता है कि इनका जो इन्वेंट्री का सेल है अल्फा वेंचर को, दूसरा एंटिटी है, वेयर द ब्रदर ऑफ द नेक्सस होल्डिंग सीईओ इज अ मेजोरिटी पार्टनर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब देखिए, ये जो अपनी ये जो कंपनी है ना नेक्सस नेक्सस मैन्युफैक्चरिंग, ये अपना इन्वेंट्री किसको बेच रही है, अल्फा वेंचर को बेच रही है, ऐसे समझिए। देखिए ये है हमारा नेक्सस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, ये अपना इन्वेंट्री किसको बेच रही है, अल्फा अल्फा वेंचर को बेच रही है। और ये अल्फा वेंचर का जो सीईओ है वो मेजोरिटी पार्टनर है, एमडी है। ठीक है, वो बेसिकली द ब्रदर ऑफ द नेक्सस होल्डिंग इज अ मेजोरिटी पार्टनर। अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर आईटी सर्विस इज प्रोवाइडेड टू द नेक्सस मैन्युफैक्चरिंग बाय बीटा सॉल्यूशन। और ये जो बीटा सॉल्यूशन है ये एक ऐसी कंपनी है जो कि नेक्सस होल्डिंग के अंदर सब्सिडरी ही है। ठीक है, सीएफओ जो है डिटरमाइन करना चाह रहा है कि ये जो नीड्स है उसे डिस्क्लोज करना है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में या नहीं करना है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके सामने सिचुएशन है, हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को देखते हैं। पहला सवाल ये कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब ट्रांजेक्शन क्वालिफाइज एज अ रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन अंडर IND AS 24। देखिए हमारा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 है, उसमें से कौन सा ट्रांजेक्शन जो है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में क्वालिफाई होता है। Only the sale of inventory to Alpha Venture, only the IT service contract with Beta Solution, both the sale to Alpha Venture and IT contract with Beta Solution, neither transaction qualify as RPT। क्या लगता है दोस्तों आपको, कौन सा ट्रांजेक्शन जो है हमारा क्वालिफाई कर रहा है रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। ये सवाल है, दिस क्वेश्चन इज रिलेटेड टू द रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन, विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। पहला केस में क्या हो रहा है कि आईटी सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये पहला कॉन्ट्रैक्ट, पहला क्या हो रहा है कि इन्वेंट्री बेच रही है किसको, अल्फा वेंचर को। ठीक है, और दूसरा क्या हो रहा है, आईटी सर्विस का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बीटा होल्डिंग प्रोवाइड कर रहा है। तो देखिए दोस्तों इसका मैं पहले मीनिंग आपको समझा देता हूं कि रिलेटेड पार्टी होता क्या है। तो देखिए पहला केस में क्या है कि जो अल्फा वेंचर के साथ जो ट्रांजेक्शन है जिसमें सीईओ का जो भाई है वो क्लोज मेंबर है उस पर्सन के फैमिली का, तो स्टैंडर्ड क्या करता है, कैसे डिफाइन करता है कि रिलेटेड पार्टी ऐसा कोई भी आदमी हो या कोई क्लोज मेंबर हो उस पर्सन के फैमिली का, यदि उस पर्सन का कंट्रोल है रिपोर्टिंग एंटिटी पे। तो सीईओ का जो भाई है, मतलब नेक्सस कंपनी का जो सीईओ है उसका भाई है, ठीक है, वो एक रिलेटेड पार्टी है। और जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इस एंटिटी के साथ उसको डिस्क्लोज करना है, यही कहता है हमारा एएस नंबर 24। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 24 क्या कहता है कि ये पहली बात तो ये रिलेटेड पार्टी है, दूसरी बात यह कि जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है इस एंटिटी के साथ, एंटिटी का नाम है अल्फा वेंचर के साथ, उसको आपको डिस्क्लोज करना ही करना है। दूसरा केस में क्या हो रहा है कि आईटी सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लिया गया है, कौन दे रहा है, बीटा सॉल्यूशन। और ये जो कंपनी है ना बीटा सॉल्यूशन, ये सब्सिडरी ही है नेक्सस होल्डिंग के अंदर। अब बताइए क्या ये रिलेटेड पार्टी माना जाएगा। तो दोस्तों स्टैंडर्ड क्या कहता है कि एंटिटी रिलेटेड होगा यदि एंटिटी और जो रिपोर्टिंग एंटिटी है वो सेम ग्रुप का मेंबर है। तो बीटा सॉल्यूशन क्या है, नेक्सस का ही सब्सिडरी है ना, तो ये भी रिलेटेड पार्टी है। और जो भी ट्रांजेक्शन इनके बीच में होगा उसको बोलते हैं हम लोग आरपीटी। तो दोस्तों इसका सही जवाब क्या है, बोथ। ठीक है, जो अल्फा वेंचर को इन्वेंट्री बेचा जा रहा है वो भी हमारा आरपीटी है, और जो आईटी कॉन्ट्रैक्ट है बीटा सॉल्यूशन के साथ वो भी क्या है, हमारा आरपीटी है। राइट, बोथ ऑफ दीज आर आरपीटी।
तो ये आपको पता होना चाहिए कि यदि मान लीजिए कि एक हमारा होल्डिंग कंपनी है, ये हमारा क्या है, होल्डिंग कंपनी है, समझे, और इसके बहुत सारी सब्सिडरी हैं, ये सब्सिडी नंबर 1 है, ये सब्सिडी नंबर 2 है, ये सब्सिडी नंबर 3 है। अब मान लीजिए कि इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो इसको हम लोग आरपीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आरपीटी। आरपीटी का मतलब रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन। समझे बात को? तो ये चीज यहां पे समझ में आ रहा है। इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट है, अब इसको थोड़ा सुनिएगा ध्यान से। वो तो आप पहला क्वेश्चन था आरपीटी का मतलब पूछा जा रहा था। अब इसका सेकंड पार्ट क्या है कि बैंक नेक्सस मैन्युफैक्चरिंग का लोन एप्लीकेशन एनालाइज कर रहा है। बैंक जो है नेक्सस मैन्युफैक्चरिंग का लोन एप्लीकेशन एनालाइज कर रहा है, और यह पूछ रहा है कि आरपीटी को आइडेंटिफाई करना कितना क्रिटिकल क्यों है। व्हाई इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस आरपीटी इज सो क्रिटिकल फॉर द बैंक क्रेडिट असेसमेंट। तो बैंक को पता होना चाहिए ना कि हम आरपीटी कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, क्यों इतना क्रिटिकल है। ऑप्शन कह रहा है कि ऑप्शन ए कह रहा है कि आरपीटी इलीगल है और लोन तुरंत रिजेक्ट हो जाता है। बी कह रहा है कि आरपीटी को प्रॉफिट में ऐड बैक करना पड़ता है क्योंकि ये नॉन रेकरिंग होते हैं। सी कह रहा है कि आरपीटी आर्म लेंथ पे नहीं हो सकते और रिसोर्सेज डाइवर्ट करने के लिए यूज होता है, जिससे कंपनी की असली फाइनेंशियल हेल्थ मिसरिप्रेजेंट हो जाती है। और डी कह रहा है कि आरपीटी सिर्फ टैक्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, क्रेडिट रिस्क के लिए क्रेडिट रिस्क है ही नहीं इनमें। क्या लगता है दोस्तों, बैंक के लिए आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि आरपीटी हमेशा इलीगल होते हैं? हाँ या ना जवाब दीजिए चैट बॉक्स में। डू यू थिंक दैट आरपीटी इज ऑलवेज इलीगल? क्या रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हमेशा इलीगल होते हैं? डू यू थिंक सो? चैट बॉक्स में जल्दी बताइए हाँ या ना। दोस्तों ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि ये इलीगल नहीं होते। लेकिन हाँ, दो चीजें बहुत जरूरी हैं। पहला तो आप डिस्क्लोज कीजिए, और दूसरा आपका फेयरनेस। ये दोनों बहुत चीज जरूरी है। तो ऑप्शन ये तो गलत है। चलिए देखिए, अगर एक कंपनी अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनी को माल बेच रहा है, तो उसे अपने हिसाब से प्राइस इन्फ्लेट कर सकता है। होता क्या है कि जैसे कोई कंपनी है, ठीक है, वो अपने दूसरे ही किसी ग्रुप को, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये कंपनी है और इसका कोई ग्रुप है, ठीक है, इसको ये क्या कर रहा है, माल बेच रहा है, इन्वेंट्री सप्लाई कर रहा है। तो इसका इसका क्या चांस होता है ना कि वो अपने हिसाब से प्राइस को बढ़ा देता है। समझे, प्राइस बढ़ा के दिखाता है, रेवेन्यू दिखाने के लिए बोलता है कि देखो इतना इतना को खर्चा हो रहा है। या फिर मान लीजिए कि लोन दे रहा है, ठीक है, अपनी सिस्टर कंसर्न को बिना कोलेट्रल का, ये भी हो सकता है। तो यह सभी ट्रांजेक्शन ना आर्म लेंथ पे नहीं होते। एक वर्ड आप यू देखेंगे बुक में लिखा हुआ है, आर्म लेंथ। समझे, आर्म लेंथ, ये सभी ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ पे नहीं होते। इसका क्या मतलब हुआ? मतलब यह हुआ कि जो एक इंडिपेंडेंट आउटसाइडर से डील करते वक्त फेयर प्राइसिंग होती है, वो यहां अप्लाई नहीं होती। मान लीजिए कि ये इंडिपेंडेंट होता, स्वतंत्र होता, तब तो एक अलग फेयर प्राइस होता ना। यहाँ पे नहीं होता क्योंकि इसी का ग्रुप कंपनी है, तो प्राइस बढ़ा के दिखा देगा। समझे, या फिर लोन दे रही है अपनी सिस्टर कंसर्न को, बिना कोलेट्रल का लोन दे देगा। तो होता क्या है दोस्तों, यह सभी ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ पे नहीं होता। तो इसके कारण इसका रिजल्ट क्या होता है? रिजल्ट यह होता है कि जो कंपनी की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो आर्टिफिशियल अच्छी दिख सकती है। आर्टिफिशियली जो है ये आपको अच्छी अच्छी दिखेगी, और बैंक को असली रिस्क समझने में प्रॉब्लम हो जाती है। समझे, यही होता है। मैं फिर से बता दूं, अगर एक कंपनी अपने ही ग्रुप की दूसरी कंपनी को माल बेच रही है, तो वो अपने हिसाब से प्राइस बढ़ा देती है रेवेन्यू दिखाने के लिए। तो ये सभी ट्रांजेक्शन आर्म लेंथ पर नहीं होते, राइट। और इसका रिजल्ट यह होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर्टिफिशियल अच्छी अच्छी दिखती है। ठीक है, तो आप ये बताइए, एक सवाल आपसे पूछते हैं, जरा सोचिएगा थोड़ा ध्यान से। क्वेश्चन मेरा ये है कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, ठीक है, यह अपने रिलेटेड पार्टी को ज्यादा प्राइस में माल बेचे, प्राइस बढ़ा के माल बेचे, तो रेवेन्यू एक्चुअल से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? व्हाट विल हैपन टू द रेवेन्यू, मोर और लेस? चैट बॉक्स में टाइप कीजिए। मेरा सवाल यह है कि मान लीजिए ये कंपनी C1 है, ये अपने रिलेटेड पार्टी को प्राइस बढ़ा के माल बेच रही है, ज्यादा प्राइस में माल बेच रही है, तो रेवेन्यू एक्चुअल से ज्यादा लगेगा या कम लगेगा? व्हाट डू यू थिंक? देखिए सिंपल सी बात है, प्राइस यदि बढ़ाएगी ना तो रेवेन्यू ज्यादा लगेगा, मतलब प्रॉफिट जो है ना इन्फ्लेट हो जाएगा आर्टिफिशियली। और सोचिए कि अगर कंपनी रिलेटेड पार्टी को लोन दे रही है बिना कोलेट्रल के, तो बैंक के लिए रिस्की है कि सेफ है? देखिए, ये जो कंपनी है वो अपने रिलेटेड पार्टी को क्या दे रही है, लोन दे रही है। समझे, बिना किसी कोलेट्रल का, कोलेट्रल नहीं ले रही है, केवल लोन दे रही है। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, क्या ये रिस्की है या ये सेफ है? बताइए, बहुत सिंपल है सोचना। देखिए ये भी जो केस है ना, ये रिस्की वाला केस है। क्यों? क्योंकि पैसा डाइवर्ट हो गया है और रिकवरी जो है वो डाउटफुल हो जाएगा।
आप सोचिए ना, बैंक ने पैसा दी इस कंपनी को, ठीक है, और इस कंपनी ने क्या किया कि अपने रिलेटेड पार्टी को लोन दे दिया, समझे। तो ये सिचुएशन रिस्की है ना, और कोई कोलेटरल भी नहीं लिया है, तो ये पैसा बैंक को रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा, समझे। अब हम लोग वापस क्वेश्चन पे आते हैं। तो ऑप्शन ए कह रहा है कि आरपीटी इलीगल है। आरपीटी को इलीगल बोलना गलत है दोस्तों, आरपीटी कॉमन है, बस डिस्क्लोज करना और फेयर रहना चाहिए। बी कह रहा है कि आरपीटी मस्ट बी एडेड बैक टू द कंपनी प्रॉफिट एज दे आर ऑलवेज नॉन रेकरिंग इन नेचर। देखिए, आरपीटी को यहाँ पे नॉन रेकरिंग बोला जा रहा है, आरपीटी नॉन रेकरिंग नहीं होता दोस्तों, समझे, क्योंकि कुछ आरपीटी रेगुलर भी होते हैं। सम आरपीटी जो होते हैं वो क्या होते हैं, रेगुलर भी होते हैं। सी कह रहा है कि आरपीटी मे नॉट बी कंडक्टेड एट आर्म लेंथ एंड कुड बी यूज्ड टू डाइवर्ट रिसोर्स मिसरिप्रेजेंटिंग द कंपनी टू फाइनेंशियल हेल्थ। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और डी कह रहा है कि देखिए, डी में कह रहा है टैक्स का इशू है। देखिए, सिर्फ टैक्स का इशू नहीं है, बैंक के लिए फाइनेंशियल भी डिस्टॉर्ट हो जाते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो दोस्तों सही जवाब है इसका ऑप्शन नंबर सी। आरपीटी का सबसे बड़ा रिस्क यही होता है कि फाइनेंशियल हेल्थ को ना मास्क कर देता है, मास्क समझते हैं ना, दिखता नहीं है फाइनेंशियल हेल्थ, और बैंक को गलत पिक्चर दिख जाती है, समझे। यही होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर, जैसे मान लीजिए कि कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़, कंपनी का जो असली प्रॉफिट है वो कितना है, 100 करोड़ है, और उसमें से 20 करोड़ जो है ना, 100 करोड़ में से 20 करोड़ एक इन्फ्लेटेड सेल रिलेटेड पार्टी को किया गया है। मतलब कंपनी का प्रॉफिट है 100 करोड़, उसमें से 20 करोड़ एक इन्फ्लेटेड सेल जो है, सेल बढ़ा चढ़ा के जो है 20 करोड़ का अपने आरपी को किया, रिलेटेड पार्टी को किया है। तो असली प्रॉफिट कितना है उसका, असली प्रॉफिट 80 करोड़ ही है ना, 20 करोड़ का तो उसने ज्यादा बढ़ा चढ़ा कर दिखा दिया। यही दिक्कत होता है। तो बैंक जब उसका फाइनेंशियल दिखती है तो गलत गलत दिखता है बैंक को फाइनेंशियल। इसीलिए दोस्तों आरपीटी वाले ट्रांजेक्शन में बैंक को बहुत ही क्रिटिकल तरीके से इसको एनालाइज करना चाहिए। बताइए कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दो चीजें अभी हमने समझी, पहले रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन होता क्या है, और दूसरा कि आरपीटी का क्या रिस्क है, आरपीटी के कारण क्या रिस्क है। ये दो चीजें हमने इस क्वेश्चन से क्लियर की है। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर होगा आपको, आरपीटी का क्या रिस्क है और होता क्या है आरपीटी। आइए एक और सवाल देखते हैं हम लोग, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। दोस्तों सवाल में आपसे ये पूछा जा रहा है कि रियल लाइफ केस स्टडी है प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग पे, प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन यानी पीएमसी। यह जो कंपनी है ना, अपना वर्किंग कैपिटल लिमिट बढ़ाना चाहती है, दे वांट टू इंक्रीज इट वर्किंग कैपिटल लिमिट, ठीक है। और बैंक एनालिस्ट देख रहा है कि इसका ऑपरेटिंग साइकिल कितने दिन का है, कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल देख रहा है। तो आपको कुछ डेटा दी गई है, रॉ मटेरियल का होल्डिंग टाइम दिया हुआ है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 45 दिन है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री का। प्रोडक्शन प्रोसेस जो है वो 15 दिन का है। फिर फिनिश गुड्स होल्डिंग जो है 30 दिन का है। क्रेडिट टू बायर है 60 दिन का। तो आपसे पूछा गया है कि कैश टू कैश साइकिल कितना होगा, बताइए जल्दी से। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको तो आप देख के जवाब दे दीजिएगा। विच ऑप्शन डू यू थिंक इज करेक्ट। कैश टू कैश साइकिल यानी वर्किंग कैपिटल साइकिल कितना होगा यहाँ पे। ऑप्शन दे रखा है 60 डेज, 90 डेज, 150 डेज या 45 डेज। सबसे पहले एक सिंपल सा सवाल बताइए, अगर एक कंपनी 45 दिन तक रॉ मटेरियल स्टॉक करके रखती है तो उसका पैसा 45 दिन के लिए ब्लॉक हो गया ना, बताइए। तो यहां देखिए ना लिखा गया है 45 डेज ऑफ रॉ मटेरियल इन्वेंट्री, तो इसका मतलब क्या हुआ, इनका पैसा जो है 45 दिन के लिए ब्लॉक हो गया है ना। तो दोस्तों बिल्कुल पैसा रॉ मटेरियल खरीदने में अटक गया है, ठीक है। तो हमें रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कितना दिया हुआ है, 45 डेज। प्रोडक्शन टाइम यानी 15 दिन, मतलब कि कंपनी पैसा लगा के रॉ मटेरियल खरीदती है और वो 45 दिन तक स्टोर होता है। प्रोडक्शन टाइम 15 दिन का मतलब क्या हुआ कि उसके बाद मशीनरी बनाने में 15 दिन लग गया। फिनिश गुड होल्डिंग का मतलब क्या हुआ, बनाने के बाद प्रोडक्ट 30 दिन तक गोदाम में पड़ा रहा, क्योंकि कस्टमाइज है तो तुरंत बिकता नहीं है ना। और लास्ट करा है क्रेडिट पीरियड, तो जब कस्टमर को बेचा तो उसने पेमेंट तुरंत नहीं दिया, 60 दिन का क्रेडिट दिया। तो जो हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना होगा ना, तो 45 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 60 सबको जोड़ दीजिए, सबको आप ऐड करेंगे ना तो आपको मिलेगा 150 दिन, 150 डेज। मतलब पैसा आपका 150 दिन तक अटका हुआ है ना। पैसा जो है आपका कितने दिन तक अटका हुआ है, 150 डेज तक अटका हुआ है। ये चीज समझ में आना चाहिए आपको, राइट। सो दोस्तों मैं आपसे पूछता हूं कि अगर कस्टमर को हम क्रेडिट ना दें और वो तुरंत पेमेंट कर दे, तो एक तो साइकिल 150 दिन से 150 दिन की जगह कितना हो जाएगा, जरा बताइए तो। मान लीजिए कि आज हमने बायर को सप्लाई किया और तुरंत वो पेमेंट कर दे, तो ये 90 दिन, ये जो 60 दिन है वो नहीं रहेगा, तो मात्र 90 दिन का हो जाएगा हमारा वर्किंग कैपिटल साइकिल। देखा ना कितना डिफरेंस होता है बायर को क्रेडिट देने से। तो दोस्तों ऑप्शन को जरा देखिए,
पहला कर रहा है 60 दिन, नहीं होगा। 90 दिन नहीं होगा। 45 दिन नहीं होगा। सही जवाब है इसका 150 दिन। बहुत सिंपल है। जब भी आपको वर्किंग कैपिटल साइकिल निकालना हो ना, ठीक है, तो आपको क्या करना है कि रॉ मटेरियल होल्डिंग टाइम, प्रोडक्शन प्रोसेस टाइम, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री टाइम, क्रेडिट पीरियड टाइम, सबको जोड़ देना है। बहुत सिंपल सवाल है, ये आप जानते ही हैं। ठीक है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है वर्किंग कैपिटल साइकिल को निकालने का। अब देखिए एक दूसरा सवाल है, इसी इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है जो कि थोड़ा कंसेप्चुअल है। देखिए अब एक प्रैक्टिकल सवाल लेते हैं पीएमसी के केस में। यह कंपनी ने अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएशन किया। क्या किया? अपने सप्लायर के साथ नेगोशिएट किया। क्या नेगोशिएट किया? कि अपना रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड को 45 दिन से 30 दिन तक लाने की कोशिश कर रहा है। देखिए यहां पे इन्होंने लिखा है कि इनका जो रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है ना, पहले तो 45 डे का था, अब वो उसको 30 दिन तक लाने की कोशिश कर रहा है। अब सवाल यह है कि इससे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। व्हाट विल बी द मोस्ट लाइकली इंपैक्ट ऑन द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अभी हमने देखा है कि इनका जो अभी का रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड है वो 45 डेज का है। अब ये चाह रहे हैं कि चलो इसको कम से कम 30 दिन कर दें, तो इनके वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट पे क्या असर पड़ेगा। ऑप्शन ए कह रहा है कि रिक्वायरमेंट बढ़ जाएगी। देखिए यहां इंक्रीज वर्ड यूज किया है क्योंकि सप्लायर को जल्दी पे करना पड़ेगा। ऑप्शन बी कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट सेम रहेगी क्योंकि प्रोडक्शन और सेल्स सेम है। ऑप्शन सी कह रहा है कि रिक्वायरमेंट घट जाएगी क्योंकि कैश टू कैश साइकिल शॉर्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी कह रहा है कि बैंक का लोन लिमिट बढ़ जाएगा, इंक्रीज द लोन लिमिट ऑफ द बैंक, ताकि बल्क रॉ मटेरियल परचेज हो सके। देखिए ये समझना, ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है ना, कि क्या होता है इसका इंपैक्ट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए देखिए वर्किंग कैपिटल का फंडा सिंपल है। वर्किंग कैपिटल का फंडा बहुत सिंपल है कि जितना लंबा आपका, इसका जवाब दीजिएगा दोस्तों, ए बी सी या डी, बताइए, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का फंडा बहुत सिंपल है दोस्तों। यह बताता है कि जितना लंबा आपका साइकिल होगा उतना ज्यादा आपका पैसा अटकेगा। समझे बात को? जितना लंबा साइकिल होगा, मैं आपको यहां बताता हूं, वर्किंग कैपिटल साइकिल जितना ज्यादा होगा तो पैसा आपका उतना ज्यादा अटकेगा। समझे? सिंपल सा रूल है। तो पीएमसी का पहला साइकिल कितना था? 150 दिन का था ना, अभी हमने देखा है 150 डेज का था। अच्छा अब क्या हो रहा है दोस्तों कि 45 की जगह मात्र 30 हो जा रहा है रॉ मटेरियल होल्डिंग टाइम। तो इसमें से 15 15 का घटा दीजिए ना। तो अब जो नया नया वर्किंग कैपिटल साइकिल होगा वो कितना हो जाएगा? 30 दिन। ठीक है ना, मैं आपको वापस ले चलता हूँ इस वाले पे क्वेश्चन पे। देखिए अब ये 45 की जगह हम क्या करेंगे, मात्र 15 कितना 30 ही लिखेंगे ना। तो 30 प्लस 15 प्लस 30 प्लस 60 जो जाके कितना आ रहा है? 135 दिन नहीं आएगा, मतलब 15 दिन घट गया ना आपका टोटल में से। तो ये 135 दिन का हो गया। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो हो गया वो 135 डेज का हो गया। मतलब पैसा आप सिर्फ 135 दिन के लिए ब्लॉक है, पहले 150 दिन तक ब्लॉक हो रहा था। तो सिंपल सी बात है, रिक्वायरमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा बताइए? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा या घटेगा? कम हो जाएगी, क्योंकि पैसा आपका कम दिन तक अटक रहा है। समझ में आ रहा है दोस्तों? पहले जो पैसा था वो 150 दिन तक अटक गया था, है ना, और अब जो पैसा है वो मात्र 135 दिन तक अटक गया है। तो इसका मतलब यही हुआ कि वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी, राइट, क्योंकि कैश और ज्यादा फ्री हो जाता है। तो ऑप्शन को जरा देखिए, ऑप्शन ए क्या कर रहा है? ऑप्शन ए कह रहा है कि वर्किंग कैपिटल वुड इंक्रीज। ये साफ गलत है, क्योंकि होल्डिंग कम करने का मतलब सप्लायर को जल्दी पे करना नहीं होता। हमने होल्डिंग कम किया है ना, रॉ मटेरियल होल्डिंग पीरियड कम किया है, इसका मतलब ये नहीं कि सप्लायर को जल्दी पे करना है। इसका मतलब है कि कम स्टॉक रखना है। बी कह रहा है कि अनचेंज्ड, ये भी गलत है, क्योंकि प्रोडक्शन और सेल जो है सेम है, लेकिन साइकिल लेंथ क्या हुआ है? कम हुआ है ना। वही रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है, साइकिल लेंथ डिसाइड करेगा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। जब भी ऐसा क्वेश्चन सोचना रहे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का, तो साइकिल का लेंथ देखिए। सी को देखिए, सी सही है, कर रहा है कि घट जाएगा, बिल्कुल सही बात है। और डी कर रहा है कि बैंक वुड नीड टू इंक्रीज द लोन लिमिट। देखिए डी उल्टा कर रहा है। एक्चुअली कम होल्डिंग का मतलब है कम रिक्वायरमेंट है ना। ये क्या कर रहा है कि बैंक को लोन लिमिट बढ़ाना पड़ेगा। अरे काहे का बढ़ाना, जब वर्किंग कैपिटल ही कम हो रहा है तो बैंक का लोन लिमिट भी कम हो जाएगा ना दोस्तों। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी। रीजन सिंपल है दोस्तों, कैश टू कैश साइकिल अब छोटा हो गया, वर्किंग कैपिटल साइकिल छोटा हो गया, तो पैसा कम दिन तक ब्लॉक हुआ। पैसा कम दिन तक ब्लॉक हुआ तो बैंक से कम फंड की जरूरत पड़ेगी। समझे? चलिए एक छोटा सा सवाल आपसे पूछ लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आज का, जल्दी जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए। मान लीजिए कि डेटर का क्रेडिट पीरियड जो है वो हम 60 दिन की जगह 90 दिन कर दें। समझे? डेटर का जो, मैं सवाल सुनिएगा ध्यान से, हमने क्या किया, इसका जवाब जरूर दीजिएगा। क्रेडिट पीरियड को हमने 60 दिन से 90 दिन कर दिया। तो बताइए
वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी या घटेगी, इंक्रीज या डिक्रीज, जल्दी बताइए। व्हाट विल हैपन टू द वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट? क्रेडिट पीरियड को, जो हमने डेटर को क्रेडिट दिया है, ठीक है ना, उसका हमने अभी 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 60 दिन था, बढ़ा के हमने इसको 90 दिन कर दिया, मतलब 90 दिन तक हमने उधार दे दिया। तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगा या घटेगा, जल्दी बताइए। देखिए बहुत सिंपल है, आपने सबको जोड़ना है तो ये बढ़ जाएगा ना दोस्तों। हमारा जो साइकिल का जो लेंथ है, साइकिल का लेंथ बढ़ जाएगा, और साइकिल का लेंथ बढ़ रहा है मतलब कि पैसा ज्यादा अटक रहा है, पैसा ज्यादा ब्लॉक हो रहा है, हमें ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी। समझे? तो दोस्तों सिंपल सा रूल याद रखिएगा, साइकिल जितना लंबा होगा, ठीक है, एक सिंपल सा रूल दिमाग में बैठा लीजिए, मैं आपको रूल यहाँ लिख देता हूँ। लेट मी राइट डाउन द रूल। रूल क्या है कि साइकिल जितना लंबा होगा, ठीक है, उतना ही ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होगी, ये रूल है। और साइकिल जितना कम होगा, वर्किंग कैपिटल उतना कम होगा। चलिए आज के सेशन को हम यही समाप्त करते हैं, और भी बहुत सारा सवाल है, हम लोग अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। आपको मैं इसका पीडीएफ जो है अपने कोर्स में प्रोवाइड कर दूंगा, इसका पीडीएफ आप प्रैक्टिस के लिए यूज कर सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है दोस्तों, जब आपको रिवाइज करना पड़े ना, बस एक बार गो थ्रू हो जाइए पीडीएफ से, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन में भी देखेंगे ना, एक एक लाइन समझाया गया है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। और वीडियोस का जो आपका ये रिकॉर्डिंग वीडियो है, वो भी कोर्स में अवेलेबल रहेगा, दोबारा आप देख सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपके लिए लाभदायक हुआ होगा, बहुत सारे कंसेप्ट को हमने क्लियर किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।